गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल साई में धूप के विषय में पढ़ेंगे, उसकी सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंचे। फर्स्ट पैरा देखिए स्टूडेंट्स। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। शब्दार्थ देखिए। चिरागा का मतलब होता है दीपक, दीप भी कह सकते हैं आप। हरेक का मतलब प्रत्येक। मयसर, मयसर का अर्थ है उपलब्ध। दरख्त वृक्ष। साया का मतलब होता है छाया। उम्र भर के लिए, सदा के लिए। प्रसंग देखिए कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित जो गजल है साये में धूप, जिसके कवि है श्री दुष्यंत कुमार जी, से ली गई हैं। और इन पंक्तियों में कवि ने जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ये सोचा था कि हमारा एक राज्य होगा, हर व्यक्ति के पास आधारभूत सुविधाएं होंगी, किंतु हम स्वतंत्र तो हो गए लेकिन हमारा जो सपना था वो झूठा सिद्ध हुआ। इसी और कवि ने इन पंक्तियों में संकेत किया है। प्रसंग देखिए। प्रसंग हो गया आपका। व्याख्या देखिए कि कवि कहता है कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए। कवि कहता है कि कहाँ तो हमने सोचा था कि हर एक घर में एक एक दीप जला देंगे और जो अज्ञानता है, अशिक्षा है, गरीबी है, इस अशिक्षा गरीबी के अंधकार को समाप्त कर देंगे। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारा जो संकल्प था कि हर घर में एक दिया जला दिया जाएगा, वास्तविकता तो ये थी कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। जहां हमें एक एक घर के लिए एक एक दीपक की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो पूरे एक शहर के लिए एक दिया भी उपलब्ध नहीं है। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी वास्तविकता को प्रकट किया है और उन्होंने बताया है कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कवि कहता है कि वास्तविकता तो यह है कि वृक्षों के साये में भी धूप लगने लगी है, अर्थात हम स्वतंत्र तो हुए, स्वतंत्र देश में भी हमें कैसा महसूस होता है, एक परतंत्र देश जैसा महसूस होता है और उसमें हमें आज भी दुख और पीड़ा को सहन करना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ रहने का क्या लाभ, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो कवि कहता है कि इस देश को उम्र भर के लिए, सदा के लिए छोड़कर यहाँ से कहीं और चलते हैं। विशेष देखिए यहाँ पे स्वतंत्र भारत में जो जनसाधारण, जो आम जनता है, उसके जीवन का यथार्थ वर्णन कवि ने किया है। और यहाँ पर जो गजल शैली है उसका बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। उर्दू फारसी शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और भाषा भावानुकूल है। नेक्स्ट पैरा देखिए। नए हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। मुनासिब का मतलब होता है उपयुक्त, ठीक, और ख्वाब सपना। प्रसंग सेम रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवि ने बताया है कि गरीब लोगों के पास शरीर को ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता है। बताया ना कि न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग अपने पैरों से अपने पेट को ढक लेंगे। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ अनेक लोगों के पास, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। और भारत के गरीब लोग इस गरीबी से युक्त जो जीवन यात्रा है उसको, उस यात्रा को तय करने के लिए कितने उपयुक्त हैं। कवि क्या कहना चाह रहा है कि गरीबों के भाग्य में केवल गरीबी ही होती है, उन्हें इस गरीबी में अपने जीवन को जीना पड़ता है। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही। कवि कह रहा है कि यदि ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं, अर्थात ईश्वर ने यदि गरीबों पर दया नहीं की तो कोई चिंता की बात नहीं है।
मनुष्य अपने सपनों को तो सजा सकता है, ये है ना आदमी का ख्वाब सही, कि मनुष्य स्वप्न तो देख सकता है, अच्छे सपने तो देख सकता है, अपने जीवन को अच्छे से यापन करने के सपने तो देख सकता है। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। कवि यहाँ कहता है कि वास्तविक जीवन में तो हमने कभी सुख देखा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम सपने में तो उस सुंदर नजारे को, हसीन नजारे, उस सुंदर नजारे को तो देख ही सकते हैं। वे सपनों में तो सुख की कल्पना कर ही सकते हैं। अगर हकीकत में उन्होंने सुख नहीं देखा तो क्या हुआ, ईश्वर उनके साथ नहीं है तो क्या हुआ, वो सपने में तो उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। विशेष देखिए, यहाँ पर कवि ने जो स्वतंत्र भारत की गरीब जनता है उसका यथार्थ वर्णन किया है, चित्रण किया है। उर्दू शब्दावली का बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन किया गया है, गजल शैली का प्रयोग है और शब्द योजना भी विषय के अनुकूल ही है। नेक्स्ट देखिए, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज मसर के लिए, तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। यहाँ पर जो कवि है वो कह रहा है कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कवि का कथन है कि जो देश के जो राजनीति के जो ठेकेदार हैं वो निश्चिंत हैं कि कवि उनके पत्थर के समान जो कठोर हृदय है उसको वो अपनी कविता के माध्यम से पिघाल नहीं सकता, किंतु कवि अपनी आवाज को पूरे देश में पहुंचाने के लिए व्याकुल है। देखो, मैं बेकरार हूँ आवाज मसर के लिए, कवि अपनी आवाज को पूरे देश में पहुंचाना चाहता है और इसके लिए वो निरंतर प्रयास भी कर रहा है। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी इस बहर के लिए। कवि कह रहा है कि तुम मेरे जैसे कवियों की जुबान तो सील सकते हो, अर्थात जनता का हित चाहने वाले जो कवि हैं अपने लेखनी के माध्यम से जो लोगों तक, गरीब लोगों की जो बात उसको पहुंचा रहे हैं उस पर तुम प्रतिबंध लगा सकते हो। तुम्हारे लिए सावधानी बरतनी आवश्यक है ताकि तुम्हारे स्वार्थों की पूर्ति में कोई बाधा न पड़े। अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो जाहिर सी बात है उनके स्वार्थ पूरे नहीं हो पाएंगे। तो कवि कह रहा है कि तुम जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो हमें लिखने के लिए रोकेंगे, लेकिन हम तो अपनी आवाज को जो देश की जनता है उस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पैरा देखिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। बहुत ही सुंदर बात कही यहाँ पे कवि ने। कवि कहता है कि यदि जीवन को जीना है, अच्छे से उसको जीना है, तो अपने बगीचे में लगा जो गुलमोहर का जो पौधा है उसके नीचे जीना उचित होगा। अर्थात इसके माध्यम से जो कवि, जो राजनीतिक जो लोग होते हैं उनके झूठे वायदों पर नहीं अपितु अपने भरोसे पर अपने जीवन को जियो। गुलमोहर का मतलब अपने भरोसे अपने जीवन को यापन करना, न कि दूसरों के भरोसे अपने जीवन को यापन करना। और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और कभी कहते यदि मरना ही होगा तो गैर के शासन में अपने जीवन के सुखों और सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए मरेंगे। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि अगर हम मरेंगे तो अपने संघर्ष के लिए, अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ही किसी गैर के शासन में मरेंगे। तो यहाँ पे कवि ने बहुत ही अच्छी बात कही है। यहाँ पर स्वतंत्र भारत की जो शासन व्यवस्था है उस पर बहुत ही करारा व्यंग्य यहाँ पे किया गया है। और कवि ने जो राजनीतिक जो लोग हैं, जो दूसरों की अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगाने का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। भाषा भावानुकूल है, प्रभावशाली भाषा का वर्णन है और उर्दू शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट